कल के एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। बाकी आपको अगर अच्छा नंबर करना है तो जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक मास्टरमाइंड वगैरह है उसको अच्छे से कर लेना, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र अच्छे से देख लेना, ठीक है। गणित वगैरह मैंने पूरी पढ़ा रखी है, ठीक है। गणित के पेपर में लाइव सॉल्यूशन करवाऊँगा, लाइव तैयारी कराऊँगा और पहले मैं पूरा सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। एक बार डिस्क्रिप्शन क्लिक करके ज़रूर देखना। इस वीडियो पे लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो पहले आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती की जाती है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। तो आपको पता है सीढ़ीदार खेती की जाती है उत्तराखंड में, पहाड़ी राज्यों में होती है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयोग करता है? सीमेंट। कह रहे हैं इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? गेहूं, कपास, ज्वार या फिर तिल। तो जो कपास होती है वो एक रेशेदार फसल होती है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में है। कहाँ है बाबू? गुजरात में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देखो टॉपर की कॉपी से आंसर दिखाऊंगा मैं आपको कैसे लिखा जाता है। जापान की प्राचीनतम मुद्रा पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो उसका जो प्राचीनतम पुस्तक है वो है डायमंड सूत्र, ठीक है। जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसकी रचना सन 1800 इसमें की गई थी, ठीक है। बहुत ही पुराना है। अगला प्रश्न है आपका, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो एग्जाम में इस तरीके से आंसर को लिखना है। उत्तर संख्या 6 का उत्तर उत्तर लिखा और टॉपिक क्या लिख दिया? शहरीकरण। टॉपिक बना के आंसर लिखो। शहरीकरण से तात्पर्य यह है कि लोगों का रोजगार व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर, कस्बों व गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। जैसे आजकल देखोगे उत्तराखंड में अगर पहाड़ों की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो वहाँ के जो लोग अपने गांव को छोड़कर दिल्ली, ठीक है, मुंबई, इन शहरों में जाते हैं रोजगार की तलाश में। देखा होगा आपने। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 हो चुका है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो क्या है सार्वभौमिक वयस्क मत? देखो उत्तर संख्या 7 का उत्तर लिखा, यहाँ टॉपिक लिख दिया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय यह है कि 18 वर्ष की निश्चित आयु के पश्चात सभी वर्ग के स्त्री, पुरुष पुरुष व वयस्कों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है, ठीक है। जैसे उत्तर खत्म हो जाए आपको 2 लाइन छोड़ के, तो ये चित्र बनाओ ना बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट जगह 2 लाइन छोड़ के अगला प्रश्न आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, HDI का पूरा नाम क्या है? तो HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिख दिया है, आपको एक में भी लिख सकते हो। अगले प्रश्न में आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एनसीसी का पूर्ण रूप लिखिए, पूरा नाम लिखिए। तो क्या होता है? नेशनल क्रेडिट कोड, एनसीसी, ठीक है। 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वे प्रभाव निम्नलिखित हैं। इस तरीके से एग्जाम में लिखना होता है सामाजिक विज्ञान की कॉपी, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। खाली कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे। वर्ष देखो, टॉपिक 1 2 3 4 है ना, और फिर इसका निष्कर्ष भी लिखना है। वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण भारत का आयात निर्यात घटकर आधे हो गए। आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव किसानों व काश्तकारों पर पड़ा, क्योंकि ये विदेशी व्यापार के उपज पैदा करते थे। पूंजीपतियों व उद्योगपतियों की बड़ी से बड़ी कंपनियां धराशायी हो गई और उनके शेयर बाजारों में मूल्य घट गए। उपयुक्त तथ्यों को देखकर विवेचना की जा सकती है कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी भारत के लिए काली रात के समान आई, ठीक है। देखो इतना शानदार लिखना है,
लिखा गया है और इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर 2 लाइन छोड़ के अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहे हैं पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? इसमें अथवा भी है, ब्रिटेन वुड समझौता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप तैयार कर लेना। ठीक है, अब 2-2 प्रश्न है तो उनमें से कोई एक करना होगा। कह रहे हैं पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? या फिर 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे? तो जो दोनों में से कोई आपको अच्छा लगता है वो कर लेना। तो 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपतियों ने मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता दी। श्रमिकों को प्राथमिकता दी क्योंकि नंबर 1, मशीनें उन उद्योगपतियों की स्थिति की तुलना कई अधिक मूल्यवान थी। जो मशीन थी वो बहुत कीमती थी। श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जाता था और मशीन से उतने उत्तम डिज़ाइन नहीं बन सकते थे जितने कि हाथ के द्वारा बनाए जा सकते थे। उद्योगपति व पूंजीपति हाथ से बने हुए बुने वस्त्रों को पारंपरिक रिवाज मानते थे। ठीक है, मशीनों के द्वारा उचित तंतुओं का निर्माण नहीं किया जा सकता था। फिर इसका निष्कर्ष लिखना है। इसीलिए 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपतियों ने मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता दी। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित योगदान दिए। ठीक है, टॉपिक बना के आपको आंसर्स देने हैं क्योंकि 3-3 नंबर के प्रश्न है। समाचार पत्रों का योगदान। ठीक है, तो टॉपिक लिखा, फिर वो लिखेंगे नीचे 1 लाइन 2 लाइन छोड़ते हुए। मुद्रण संस्कृति ने समाचार पत्रों के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की लहर जगाई। नव युवकों से राष्ट्र के प्रति नव जागृति आई। ठीक, अगला टॉपिक 2 लाइन छोड़ के लिखा, पुस्तकों का योगदान हुआ। मुद्रण संस्कृति ने पुस्तकों के द्वारा विभिन्न महापुरुषों व क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र की पुस्तकों में छापकर जन प्रसारित किया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तीसरा टॉपिक, मुद्रण संस्कृति द्वारा धार्मिक आडंबरों का विरोध हुआ। मुद्रण संस्कृति ने द्वारा देश में उत्पन्न धर्म के प्रति धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। विभिन्न समाज सुधारक जैसे कि राजा राम मोहन राय, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो इनको काले पेन से लिखा गया है, द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, ये चीज़ें हुई। फिर ये ख़त्म हो गया तो यहाँ पर ऐसे 2 लाइन छोड़ के इस वाले पेज में आपको क्या लिख देना है? प्लीज़ टर्न ओवर। ओके, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। परिवहन व संचार किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं? स्पष्ट कीजिए। देखो, परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा निम्न तथ्यों के आधार पर कहे जाते हैं। उत्पादक को उपभोक्ता से मिलाने में सहायक, जो तुमने बनाया है वो लोगों तक आप उसके जरिए पहुंचा सकते हो, सड़क है ना, परिवहन के द्वारा, नहीं तो वो तो तुम्हारे घर का घर पे ही रह जाएगा। परिवहन के माध्यम से उत्पादक उपभोक्ता को आवश्यक वस्तु को प्रदान कर सकता है और वस्तुओं को उन लोगों तक पहुंचा सकता है। राष्ट्रीय एकता में सहायक, परिवहन के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता प्रदान होती है। एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़कर संस्कृति का आदान प्रदान होता है। मनोरंजन में सहायक, परिवहन के द्वारा लोग अपने मनोरंजन के लिए पर्यटन स्थलों में जाते हैं तथा विभिन्न पर्यटक परिवहन के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। ये एग्जाम में बार बार आता है। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। पहले तो है तापमान। चावल की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जहां चावल की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना आवश्यक है। चावल की खेती के लिए 70 से 75 मिमी वर्षा होनी चाहिए, पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में मृदा, मिट्टी। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मृदा ढालू मृदा होनी चाहिए। ठीक है, इस मृदा के द्वारा उचित गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त हो सकती है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के 3 कारणों का व्याख्या कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिनियम सन 1886 को पारित किया गया था, जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित करने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला क्या है? उचित गुणवत्ता वाली वस्तुओं को प्रदान करना।
बाजार में उपभोक्ताओं को उत्पादकों द्वारा उचित गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रदान नहीं की जाती हैं, जिसके लिए उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मूल्य मापन में कमी, उत्पादक उपभोक्ता कम तौल पर के वस्तुओं को प्रदान कर देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास हट जाता है। भ्रामक विज्ञापन, कुछ उत्पादक अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को विज्ञापनों के द्वारा भ्रमित कर देते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना। अभी चलता है ना टीवी में, दाने दाने में केसर का दम, दिखाते कुछ है बेचते कुछ और हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्या है? तो ये तो हो चुका है ना। हाँ, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सुनामी का अर्थ क्या है, समझाइए। देखो, सुनामी शब्द जापानी भाषा के लैटिन शब्द का नाम है, जिसका सू का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। ठीक है, परिभाषा क्या है? अर्थात बंदरगाह पर उत्पन्न होने वाली विनाशकारी लहरें जिनके द्वारा जन धन की अत्यधिक हानि होती है, सुनामी कहलाती है। विशेषताएं क्या है? सुनामी की लहरें लगभग 15 मीटर ऊंची उठती हैं। सुनामी की लहरें दिन व रात कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र NIC या फिर इमेच्योर हेम रेडियो, इनके बारे में बताना है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं राष्ट्रीय सूचना केंद्र। राष्ट्रीय सूचना केंद्र भारत सरकार, देखो कई बच्चे सोचते हैं कि टॉपिक है तो 2-3 महीने भर देने, नहीं, मेन चीज लिखोगे आधा पेज में बहुत है। राष्ट्रीय सूचकांक केंद्र भारत सरकार आंतरिक केंद्र है तथा यह सभी केंद्रों में सबसे मुख्य केंद्र है और इस केंद्र का कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना है तथा शासन संबंधी सूचनाएं एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने में का कार्य करता है। हेम रेडियो क्या होता है? हेम रेडियो एक विशेष प्रकार का रेडियो है तथा इसका प्रयोग साधारण रेडियो की भांति नहीं किया जाता, अपितु इसका उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए संबंध में सूचना प्रदान करता है। इस रेडियो के प्रयोग में अधिक विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु इसका उपयोग सेल व विद्युत जनित्र के द्वारा किया जा सकता है। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आता है। कैसे लिखेंगे एग्जाम में? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के विभिन्न देशों की कायाकल्प कर दी और फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हैं। क्या है? फ्रांस की क्रांति के कारण पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। फ्रांस की क्रांति के उपरांत समाज में चली आ रही सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। फ्रांस के चिंतकों ने मानव अधिकारों की घोषणा की। कब? 27 अगस्त 1789 में। फ्रांस की क्रांति के उपरांत अन्य देशों को स्वतंत्रता समाप्ता बंधुत्व का विचार प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे भारत में, ठीक है, उससे पहले भारत की आज़ादी से पहले भी बहुत सारे देश आज़ाद हो चुके थे। फ्रांस में नागरिकों के जन्म से संबंधित अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, ये सब हुआ। फ्रांस में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रेरित करने के लिए एक समान भाषा, झंडा, प्रतीकों का निर्माण किया गया। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के उपरांत फ्रांस में कृषि संबंधी सुधार एवं अन्य सुधार किए गए। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के नागरिकों में नया उत्साह व परिवर्तन आया। अगला प्रश्न क्या है? टिप्पणी लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, एग्जाम में बार बार आते हैं। तो पहले बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को किया गया, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी का इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी का मानना था कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो अमीर तथा गरीब दोनों को प्राप्त होनी चाहिए। मेन पॉइंट को काले हेडिंग से या काले पेन से लिखना है। इसलिए गांधी जी ने 240 मील की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी नमक स्थान में नमक के पानी को उबालकर नमक बनाया, जो कि नमक कानून के नियमों के विपरीत था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय लोगों में ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हुआ।
जिसके विद्रोह में कुछ कार्यकर्ताओं ने जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा आयोजित की। आपको पता रोलक एक्ट क्या था? अंग्रेज अगर किसी को भी शक होता, उसको बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत के उठा लेते थे और जेल में डाल देते। ये रोलक एक्ट था। इसके विरोध में सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा 12 अप्रैल 1919 मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, जिसके तहत सार्वजनिक सभाओं में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसकी सूचना जनता को नहीं दी गई। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जिस दिन त्यौहार होता है, अनेक लोग बाग में एकत्रित हुए और मार्शल लॉ की कमान सौंपी गई, जिन्हें सर जॉन ने अपने 200 देसी तथा 500 गोरे सिपाहियों को आदेश दिया कि गोलियां चलाए। उन सैनिकों के द्वारा 10 मिनट तक निहत्थी जनता पर गोलियां बरसती रहीं, जिससे कई लोग मरे तथा घायल हुए, जिससे संपूर्ण भारत में विद्रोह की लहर दौड़ गई। तो ये था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं? उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूप में विभिन्न निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है, जैसे शासन के संघीय व्यवस्था में 3 स्तरों की सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समवर्ती होती हैं, जबकि एकात्मक व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है। शासन के संघीय व्यवस्था में तीनों सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था संपूर्ण शक्ति का स्रोत केंद्र सरकार का ही होता है। शासन के संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को आदेश देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि एकात्मक सरकार को अन्य सरकार को आदेश देने का अधिकार होता है। संघात्मक व्यवस्था का कानून निम्नलिखित कानून लिखित होता है और कठोर होता है। जैसे भारत का कानून लिखित एवं कठोर है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में कानून लचीला और अलिखित होता है, जैसे अमेरिका। संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार नहीं है, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में राज्यों केंद्र से पृथक होने का अधिकार होता है। ठीक है, अनेक लोग अच्छा, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है नंबर 22, कह रहे नदियों को जल प्रदूषित कैसे करता है? ठीक है, ये आपको बताना है, नदियों को जल प्रदूषित कैसे करता है और इस प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हैं, या फिर भारत में कोयलन के वितरण का वर्णन कीजिए। तो यह आसान है। नदियों का जल प्रदूषण होने के कारण नदियाँ हमारी जीवनदायिनी होती हैं तथा नदियों से हमें पीने योग्य जल प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नदियों पर ही आश्रित है, परंतु हम फिर भी अपनी दैनिक व मानवीय गतिविधियों के कारण हम नदियों को प्रदूषित करते जा रहे हैं। नंबर 1, नदियों में अपशिष्ट पदार्थ व विभिन्न प्रकार के रसायनों का भेज देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं। नदियों में फैक्ट्रियों की प्रयोगशालाओं में बनने वाले रसायनों को डालने से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। मानवों के मृत शरीर को सड़ी नदियों में डालने में मनुष्य की आंतों में पाए जाने वाला कैलिफॉर्म जीवाणु नदियों को दूषित कर देता है, जिसके कारण जलीय जीवों को जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। नदियों में पॉलीथीन, थर्माकोल आदि अपघटित ना होने पर पदार्थों को डालने के कारण ये चीज़ हो रही है। ठीक है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? नदियों में बदलते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने अनेक परियोजनाएं लागू की हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए 14 जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना की भी शुरुआत की। इसी प्रकार हम भी नदियों का प्रदूषण कम कर सकते हैं, जैसे कि नदियों में अपशिष्ट पदार्थों को निर्वहन ना करें, फैक्ट्रियों के रसायनों को नदियों में ना फेंकें और मृतक शरीरों को जल में ना डाल के नदियों के प्रदूषण को भी हम रोक सकते हैं। ठीक है, फिर ये एक चित्र बना देना छोटा सा ऐसे, सेव द रिवर, तो आपका और भी अच्छा दिखेगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विभिन्नता को संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। तो लोकतंत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में सामाजिक विविधता तो पाई जाती है और वे सामाजिक विविधता धीरे धीरे सामाजिक विभाजन का रूप ग्रहण कर लेती है। इसके लिए लोकतंत्र अपनी गतिविधियों के द्वारा
सामाजिक विविधता को सामाजिक विभाजन में बदलने में से रोकता है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में राज्य सांस्कृतिक समानता के आधार पर पृथक पृथक रहते हैं, इसीलिए वे कभी भी लोकतंत्र के प्रति द्वेष भावना को जागृत करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र में केंद्र सरकार को राज्यों से पृथक होने का अधिकार नहीं है। इसके द्वारा लोकतंत्र राज्य की विविधता के आधार पर सामाजिक विभाजन को संभालता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आगे क्या लिखोगे। इस प्रकार लोकतंत्र अपनी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के द्वारा सामाजिक विविधता व विभाजन को सामंजस्य बिठाता है। इतना ही लिखना होता है। कई बच्चे पेजेस भरने लगते हैं, पेज भरने के नंबर नहीं लिखते हैं। साफ लिखो, कम लिखो, सटीक लिखो, ये चीज़ है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र विकास में जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, व्याख्या कीजिए। तो भारतीय लोकतंत्र में विकास की प्रगति में जाति, धर्म, लैंगिक मसले विभिन्न प्रकार से अवरोध करते हैं। जैसे जाति, लोकतंत्र में जातिवाद एक ऐसा विषय है जो लोकतांत्रिक बिंबों के लिए घातक होता है। आजकल आप देखते हो कि जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो राज्य का हो या मतलब चाहे वो एमपी वाला हो, ठीक है, और जो आपका इलेक्शन हो, विधायक हो, ठीक है, एमएलए हो, किसी भी टाइप का इलेक्शन कोई भी लड़ता है, जाति की बात ज़रूर करता है। और हम भी बेवकूफ़ की तरह इसी में पड़ जाते हैं और वोट जाति के रूप में बहकावे हमें आके दे देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, है ना। या फिर आप जहाँ रह रहे होगे तो उसी जाति के उपजाति में लड़ा देते हैं। तो ये चीज़ आज से नहीं, बहुत सालों से चली आ रही है, तो जिससे हमें बचना है। लोकतंत्र में जातिवाद एक ऐसा विषय है जो लोकतांत्रिक बिंबों के लिए घातक होता है। जाति के आधार पर लोकतंत्र में प्रतिनिधि का चुनाव भी जातिवाद के आधार पर होता है और लोगों ने छुआछूत और ऊंच नीच की भावना जागृत होती है। ठीक है, एक उच्च जाति का पुरुष है, वह निम्न जाति के पुरुष के हाथ का पानी नहीं पीता है और निम्न जाति के होने के कारण उसे मत नहीं देता है। ठीक है, ये चीज़ देख रहे हैं आप। उसके बाद धर्म पे आ जाती है बात। लोकतंत्र के प्रगति के मार्ग में धर्म सबसे बड़ा अवरोधक है। इसके द्वारा सांप्रदायिकता का भाव उत्पन्न होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम करना है ना, तथा धर्मांधता का जन्म होता है। धार्मिक आधार पर लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन हो जाता है और विपरीत विपरीत धर्म के व्यक्तियों में ईर्ष्या, द्वेष व वैमनस्यता के भाव जागृत होने लगते हैं और इसके द्वारा हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, उदाहरण, इसका एक अच्छा उदाहरण भारत पाकिस्तान के विभाजन से है, जो कि धार्मिक आधार पर है। ठीक है, कि हिंदू यहाँ रहेंगे, मुस्लिम वहाँ रहेंगे, इस आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। लैंगिक असमानता, लोकतंत्र में लैंगिक असमानताएं निम्न प्रकार से अवरोधक हैं। भारत एक पुरुष प्रधान देश है और यहाँ स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, जिससे लोकतंत्र में महिलाओं को 10% प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता है और महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। ये चीज़ आप लिखेंगे। ठीक, उदाहरण देखो, महिलाओं को लोकसभा में सदस्यों की संख्या केवल 10% है तथा राज्यसभा में सिर्फ 5% है। ठीक है, और स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 1/3 है। फिर अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 25। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का विस्तार में वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल आप जानते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, है ना, बीएसपी, इस तरीके के सारे पार्टी राजनीतिक दल कहलाते हैं। देखो, लिकांग के अनुसार राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो सत्ता को प्राप्त करने के लिए संगठन से के रूप में कार्य करता है। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का विचार निम्न तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। जनमत का निर्माण करना, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली को पूर्ण करने के लिए तथा सत्ता को प्राप्त करने के लिए जनमत का निर्माण करती हैं, अर्थात अपनी सरकार की भारी मतों से विजयी बनाने के लिए वोटों का प्रयोग करती है। लोगों को राजनीति का शिक्षा देना, राजनीतिक दल लोगों को लोकतंत्र के बारे में विविध जानकारी देते हैं तथा राजनीति के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उचित प्रतिनिधि का चुनाव, राजनीतिक दलों के द्वारा उचित प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है तथा उसे विजयी करने के लिए वोटों को मांगते हैं। समाचार पत्रों पर नियंत्रण, राजनीतिक दलों के द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि क्षेत्र से प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए।
तो देखो, प्राथमिक कृषि क्षेत्र से प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। अधिकतर कृषि ग्रामीण इलाकों में की जाती है, क्योंकि वहाँ के युवकों के लिए आय के कोई अन्य साधन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। कृषि की आधुनिकीकरण के लिए नवीन औजारों को उपलब्ध कराना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए नए कुटीर उद्योग की स्थापना, छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं वो करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बैंकों में किसानों व मजदूरों के लिए ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो मोदी सरकार कर रही है आप लोगों के लिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो वस्तु विनिमय से वस्तु की आवश्यकता के लिए दूसरी वस्तु को आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, वस्तु विभाजन में कठिनाई। देखो, वस्तु विनिमय जैसे आपने देखा होगा कि तुम मुझे 1 किलो चावल दो, मैं तुम्हें 2 किलो भिंडी दे दूंगा, तो ये हुआ वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में वस्तु विभाजन में कठिनाई होती है। माना श्याम को गेहूं की आवश्यकता है और वह गाय को बेचता है। 1 कुंटल गेहूं के लिए वह अपनी गाय को विभाजन तो नहीं कर सकता ना। तो मूल्य संचय में कठिनाई। वस्तु विनिमय में मूल्य संचय की कठिनाई होती है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका संचय नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोहरे संयोग का अभाव होता है। वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग का अभाव होता है। कोई ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति को गेहूं के बदले में गाय चाहिए तो उसे वह व्यक्ति मिल जाएगा, है ना। स्थानांतरण में कठिनाई होती है। वस्तु विनिमय में स्थानांतरण में कठिनाई होती है और यातायात की इतनी सुविधा भी नहीं होती है कि हम सारी वस्तुओं को अपने साथ साथ ले जाएं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक गांव से कहीं और जाना चाहता है तो वह अपने घर में उपस्थित सभी वस्तुओं को अपने साथ नहीं ले जा सकता। ठीक है, अपितु अब मुद्रा के माध्यम से वस्तु को बेच सकता है। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 28, या फिर ये वाला अथवा में भी प्रश्न है, साख से आप क्या समझते हैं? आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक साख का हिस्सा अधिक क्यों होता है? अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्यप्रणाली क्या है? ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो अन्य देशों में अपनी इकाई स्थापित करती हैं, जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्यप्रणाली निम्न प्रकार की गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन के लिए उन स्थानों का चयन करती हैं जहां बाजार क्षेत्र अधिक विस्तृत हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार क्षेत्रीय उत्पादन इकाइयों को अपने साथ जोड़कर अपने बाजार क्षेत्र को बढ़ाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा वैश्वीकरण में वृद्धि होती है तथा आयात निर्यात बढ़ता है। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा सभी देशों को अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने का अवसर मिलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा देश में उदारीकरण व्यवस्था का अंत होता है। ठीक है, भारत में 1991 उदारीकरण व्यवस्था का अंत हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आता है मानचित्र वाला। कह रहे दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन 2 राज्यों की पहचान कीजिए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई। देश की पहली जूट मिल लगाई गई, ये आपको बताना है। और फिर 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाया गया। ठीक है, तो देखो चिन्ह क्या है। देश की पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? यहाँ पर, कदर रानीगंज में। और 1912 में प्रथम लौह घाट कहाँ लगाया गया? झारखंड में। या फिर इसके बाद बॉ में क्या दे रखा है कि तो हो गया। अब बॉ में आ जाते हैं, दिए गए भारत के मानचित्र में इनको दिखाना है इन चिन्हों से। रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, भारत के मानचित्र में दिखाना है। तो रानी, यहाँ पर ये चित्र, खाली चित्र दिखाना है। ठीक है, आप नाम भी लिखोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका है ये वाला चिन्ह, चौ वाला, विशाखापट्टनम समुद्री पत्तन यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तारापुर आणविक ऊर्जा क्षेत्र, यहाँ पर, यह आणविक ऊर्जा क्षेत्र है। उसके बाद क्या है? टिहरी बांध परियोजना, यहाँ पर है टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, उसके बाद क्या है? रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र, वो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल में।
तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया है। आशा करता हूँ आपने समझा होगा, और क्वेश्चन सारे इसी तरीके से आते हैं, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानचित्र कैसे बनना होगा वो भी आपने देख लिया है, ठीक है। और आप आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छे से पढ़िए। जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रखे हैं उनको पहले कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मोड में आते हैं। बाकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें, मैंने सारा कुछ आपको आप लोगों के लिए बना रखा है, पढ़ा रखा है। चैनल पे जाएंगे तो सारा कुछ आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देखें। चैनल पे जब जाओगे आप, ठीक है, ये हमारा चैनल जाओगे तो यहाँ पर जब जाओगे, मैंने डिस्क्रिप्शन तो डाल ही दिया है, प्लेलिस्ट में जाने पे भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे देखिए अभी इसके बाद आप 11th-12th में जाओगे तो वो भी मैंने पढ़ा रखा है। देखो वास्तविक संख्या दिख रही है, मैथ पूरा पढ़ा रखा है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे चैप्टर्स के। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है। यहाँ पर विज्ञान भी मैंने पढ़ा रखा था, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि नहीं, आई डोंट नो। ये देखिए ये पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, वीडियो लेक्चर्स सारा कुछ मैंने करा रखा है, जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है।